नमस्कार, अपने उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं नेहा आपके साथ। युवाओं को सामाजिक मुद्दों से अवगत कराने और नैतिक जिम्मेदारियों को समझने को लेकर राजधानी देहरादून में बाल विधानसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके सत्र के तीसरे दिन महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। इस दौरान विधानसभा सत्र के लिए बच्चों ने मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के किरदारों के साथ विधायकों की भूमिका निभाई और सत्र की तरह एक दूसरे से चर्चा करते हुए भी नजर आए। वहीं इसी बीच महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि स्वाभाविक रूप से बाल विधानसभा माध्यम से हमारे बाल विधायक अलग पदों पर रहकर खुद को पहचान सकते हैं कि वे सामाजिक सरोकार से नेतृत्व करने की क्षमता रख सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों के हित में अच्छे निर्णय हो और भविष्य के नेतृत्व को तैयार करना इस बाल विधानसभा का मिशन है। देखिए, बाल विधानसभा 2014 से उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तत्वाधान में प्लान इंडिया के सहयोग से बनाई जा रही है और इसके रेगुलर सत्र होते हैं। मेरे आने के बाद हमने इसमें तो अपनी जो सहभागिता है वो सक्रिय करी और पिछले 2 सालों में हमने ये तीसरा सत्र है, जिसमें से एक सत्र हमने गैरसैंण में बच्चों को लेके गए। हमारी माननीय स्पीकर महोदया इन बच्चों के साथ 2 दिन रहीं। उन्होंने वहाँ पे भ्रमण कराया और इन बच्चों ने अपने अपने क्षेत्र में हमारे दूत का काम किया है, क्योंकि बहुत कम जगहों पे जहाँ हम जाते थे हमें ज्ञान में आता था कि SCPCR यानी कि स्टेट कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन के बारे में कोई जानता ही नहीं था। तो इन लोगों ने पंचायत लेवल पे, आंगनबाड़ी में, विद्यालयों में सब जगह जा जा के एक तो ये चेतना जगाई कि बाल अधिकार क्या है, और उसके साथ साथ इन्होंने हमारे दूत की तरह वहाँ पर कभी स्कूलों में इंस्पेक्शन करा, कभी सैनिटरी नैपकिन के अगर खाली पड़े हुए कंटेनर्स थे तो उनकी बात उठाई। कि विजन यदि हम देखें कि बाल विधानसभा का विजन आखिरकार इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो स्वाभाविक रूप से बाल विधानसभा के माध्यम से हमारे बाल विधायक और बाल विधायकों में जब वो अलग अलग पदों पे, चाहे वो मंत्री के पद पर हो, मुख्यमंत्री के पद पर हो, स्पीकर के पद पर हो, या जो भी जिम्मेदारियां उनको इसमें मिली, संसदीय कार्य मंत्री के रूप में हो, स्वाभाविक रूप से हम लोग तो सीधे जैसे कहते हैं कि परिस्थिति जन्य हम लोग निखरते चले गए। आपको एक व्यवस्था के तहत एक व्यवस्था मिली है जिसमें आप अपने आप को पहचान सकते हैं कि मैं भविष्य में सामाजिक किसी भी सरोकार से मैं नेतृत्व की क्षमता में रखता या रखती हूँ। वो मुझे लगता है कि प्रदेश में नेतृत्व विकास, निर्णय विकास और बच्चों के हित में अच्छे निर्णय हो, वो सजगता जो है इस बाल विधानसभा को आहूत करना और भविष्य के नेतृत्व को तैयार करना, ये इसका विजन। बढ़ती गर्मी के चलते देहरादून के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए जिला स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर है। इस बात को लेकर देहरादून के CMO डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि जब तक कोई जरूरी काम नहीं हो तब तक इस भीषण गर्मी में कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर न निकले, और अगर कोई व्यक्ति घर से निकले तो समय समय पर पानी पीते रहें और कुछ खाते पीते रहें ताकि इस गर्मी के प्रकोप से बच सके। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए मेरे द्वारा पूर्व में ही सभी अस्पतालों को ये निर्देश दे दिए गए थे कि गर्मी से संबंधित बीमारियों के जो भी मरीज आ रहे हैं उससे संबंधित सभी दवाइयों का, ORS पाउडर का, IV फ्लूइड का पर्याप्त संख्या में अपने यहाँ स्टोर करना सुनिश्चित करेंगे तथा जो भी मरीज आता है तो उसको समुचित इलाज उससे संबंधित देंगे। इसमें मेरे द्वारा आम जनमानस से भी अपील की गई है कि भीषण गर्मी में दिन के समय पर जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, घर में ही रहें, और ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही यदि घर से बाहर निकलना है तो उसी हिसाब से पानी पी के घर से बाहर निकलें और हमेशा कुछ खाते पीते रहें जिससे कि गर्मी के प्रकोप से उनका। खबर लक्सर से है, जहां लगातार भीषण गर्मी से लोगों के जनजीवन पर बुरा असर पड़ना शुरू हो गया है। जून के पहले सप्ताह में भले ही गर्मी से थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन बीते दिनों से मौसम फिर अपने तेवर दिखा रहा है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने से दिन के साथ रात को भी गर्म हवाएं लोगों को परेशान करने लगी हैं। बीते सोमवार को लक्सर का अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री इजाफे के साथ 41.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लक्सर में भीषण गर्मी के चलते लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उल्टी, दस्त, बुखार के 100 से अधिक मरीज प्रतिदिन अस्पताल की ओर आ रहे हैं।
लगातार मरीजों में इजाफा हो रहा है। नॉर्मल एवरेज ओपीडी 100 से ऊपर है, जिसके अंतर्गत बुखार और कमज़ोरी और शरीर दर्द के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। इसका मेनली रीज़न है जो हीट वेव का भी सरकार द्वारा भी चेतावनी पत्र दिया गया, उसके अंतर्गत वो है। हमारे अस्पताल द्वारा उनको ORS और जितनी भी फ्लूइड वुड सब उचित मात्रा में है। प्लस हमने सब सेंटर में भी ORS पहुँचा दिए गए हैं कि आशा के माध्यम से अगर जिसको दिक्कत हो रही तो वहाँ से भी ले सकते हैं। प्लस हमने आशा की एक मीटिंग करके उनको ये बता दिया गया है कि इसका रोकथाम के लिए क्या क्या करना है, जैसे कि डार्क कपड़े नहीं पहनने, हल्के रंग के कपड़े पहनने, बाहर निकल रहे हैं तो गीला कपड़ा। दून की सड़कों पर अक्सर आपने थोड़ी थोड़ी पर दूर पर कचरा फैला देखा होगा। खासकर खराब सड़कों और स्पीड ब्रेकर के पास अक्सर कचरा फैला नजर आता है। हालांकि वाहनों के आने जाने के कारण कुछ देर में ये कचरा वाहनों के टायर्स के नीचे आ जाता है और सड़कों पर ही चिपक जाता है। लेकिन कई बार कूड़ा इतना ज़्यादा मात्रा में होता है कि वाहनों की लगातार आवाजाही के बावजूद घंटों तक साफ नहीं हो पाता। ये कचरा दरअसल ओवरलोडेड कचरा वाहनों से गिरता है। शहर में इस तरह की स्थिति कभी भी देखी जा सकती है। एक अनुमान के अनुसार देहरादून में हर रोज करीब 350 मैट्रिक टन कचरा निकलता है। छोटे छोटे वाहनों से ये कचरा डंपिंग ग्राउंड पहुंचाया जाता है और डंपिंग ग्राउंड से सीसमबाड़ा के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में भेजा जाता है। रोज पैदा होने वाले कचरे के मुकाबले इसे ले जाने वाले वाहनों की संख्या में कमी है। इस संबंध में भी मैं अवगत कराना चाहूँगा कि निर्देशित किया गया है कई बार, और एक दो बार मेरे द्वारा भी इस तरह के यदि इवेंट हुई है तो मौके पर ही उसमें संबंधित को बुलाकर उस पर कार्रवाई की गई है। और यदि ऐसी घटना और कोई आती है। भीमताल में पार्किंग नहीं होने से यहाँ पहुंचने वाले पर्यटकों को जाम से जूझना पड़ रहा है। मल्लीताल तिकोनिया से ठाठ की तरफ जगह जगह पर बने बोर्ड स्टैंडों में सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियां से आए दिन जाम लगे रहते हैं, जिससे स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों को काफी परेशानी होती है। पिछले कुछ सालों से भीमताल शहर पार्किंग की समस्या झेल रहा है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते अभी तक पार्किंग निर्माण नहीं हो पाया है। पर्यटन के लिहाज से भीमताल नैनीताल के बाद मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों के लिए शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से कारोबारी परेशान दिखाई देने लगे। 5 से 7 साल पहले पार्किंग की घोषणा हुई थी, लेकिन अभी तक धरातल पे पार्किंग की कोई मजबूत नींव अभी तक नहीं हुई है कि ये लोग कहाँ पार्किंग बनाएंगे। क्योंकि सबसे मुख्य स्तर है, जो मुख्य केंद्र है भीमताल डांट में है। भीमताल डांट में बहुत आवश्यक है पार्किंग, जिससे यहाँ पर एक दूध वाले से लेकर एक गाड़ी वाला, होटल व्यवसायी, सब लोग पर्यटन पर वो है। और पार्किंग नहीं होने से कम 80% व्यापार यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और पर्यटक आता है और परेशान होकर चले जाता है। और सबसे बड़ी यहाँ पर पार्किंग की परेशानी, अगर पार्किंग जब तक नहीं होगी तब तक यहाँ पर का पर्यटन दिन पर दिन गिरते जाएगा। मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूँगा कि एक तरफ आपने जो नैनीताल को पर्यटकों की गाड़ी जाने से रोक लगाई है, वो सारे पर्यटक भीमताल में आते हैं। आपको पता है भीमताल में आने के बाद यहाँ पे पार्किंग की एक भी सुविधा नहीं है। इंडिविजुअल अभी एक हमारे भाई ने उस जिला विकास प्राधिकरण की तरफ से हमने एक इंडिविजुअल पार्किंग करी है, उसमें भी 100-150 की हम शासन प्रशासन से कहना चाहेंगे कि इतनी भूमि यहाँ पे पड़ी है, उसको छांट करके इसमें पार्किंग बनाया जाए, जिससे यहाँ के व्यापारियों को भी लाभ हो और कुछ हमारे बच्चों को भी रोज़गार मिले। इसको अभी एक बीच में डीएम साहब ने एक किसी को यहाँ के लिए चयनित किया था। मेरे द्वारा वहाँ पे सुझाव दिए गए थे कि पार्किंग आज 6 महीने से ज़्यादा हो गए, सॉइल टेस्ट के लिए मिट्टी गई हुई है। दोनों प्राधिकरण और आपके लोक निर्माण विभाग के बीच ये काम अधूरा पड़ा हुआ है। मैं कहना चाहूँगा इसको जल्द से जल्द दोनों को विभागों को निस्तारण करके एक पार्किंग की समस्या का। खटीमा मेलाघाट में 22 पुल गांव में सुबह रामाधार के मकान में आग लगने से घर का सारा सामान, कपड़े, अनाज, जरूरी कागजात जलकर राख हो गए। इसके बाद
पीड़ित के घर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार के नुकसान की भरपाई के लिए एसडीएम खटीमा और विद्युत विभाग से बातचीत कर पीड़ित परिवार का विद्युत कनेक्शन लगाने एवं आपदा से तत्काल सहायता देने के लिए उप जिलाधिकारी खटीमा से वार्ता की गई। हरिद्वार में श्रद्धालुओं को भीषण गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए गिरवरनाथ जन कल्याण धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से गौ घाट पर छबील का आयोजन कर ठंडा शरबत वितरित किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष कमल खड़का ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए 12 दिन से निरंतर ठंडा शरबत वितरित किया जा रहा है। शरबत वितरण कार्यक्रम गंगा दशहरे तक निरंतर जारी रहेगा। खड़का ने कहा कि देश विदेश से लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आते हैं। भीषण गर्मी का दौर जारी है, जिससे श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए ट्रस्ट के माध्यम से छबील लगाकर श्रद्धालुओं को ठंडा और मीठा शरबत पिलाया जा रहा है। शरबत बांटने का कार्यक्रम हमारा लगातार 12 दिनों से चल रहा है और ये कार्यक्रम शरबत बांटने का कार्यक्रम निर्जला एकादशी 17 तारीख तक कंटिन्यू चलता रहेगा। सैकड़ों गरीब लोग तीर्थ यात्री सभी चीज़ का प्रसाद मीठा प्रसाद करने वाले बहुत इच्छा हो रही है। सबके कदमों में लोग आ रहे हैं स्नान के, हम भी एक सेवा करने का कार्य प्रतिदिन कर रहे हैं, आगे भी लगातार चलता है। आजकल ज्यादातर मानव शरीर में किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है। इस विषय पर देहरादून के प्रसिद्ध किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज विश्वास ने कहा, पूरे दिन में 2 लीटर करीब साफ तरीके से पेशाब होने पर मानव शरीर की किडनी पूरी तरह स्वस्थ होता है। खराब खानपान को व्यवस्था और नियमित व्यायाम न करना किडनी खराब होने का मुख्य कारण है। इसके बचाव के लिए सुबह वॉक करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि दिन भर 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज विश्वास सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। किडनी के बचाव ये एक टर्म तो बहुत छोटा शब्द है, परंतु बहुत बड़ी चीज़ है। गुर्दा जब जनरली ख़राब जब होता है तो उसमें क्या लक्षण होते हैं ये जानना जरूरी है। सबसे पहले क्या होता है कि पेशाब कम आने लगता है, इसके बाद शरीर में सूजन आने लगती है। क्यों? क्योंकि पेशाब नहीं निकल पा रहा है, वो शरीर में इकट्ठा होने लगता है। तो ये जब लक्षण दिखता है, कभी परिवार में किसी को दिखने लगे कि पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, रुक रहा है, पेशाब नहीं आ पा रहा है, शरीर में सूजन आ रही है, हाथ पैर में सूजन आ गया है, चेहरे में बिल्कुल सूजन बिल्कुल फूला सा लगता है, तो समझ लीजिए किडनी में कुछ न कुछ दिक्कत है। इमीडिएटली तुरंत आपको सबसे पहले जाके जो फिजिशियन आपके हैं नियर में, सबसे आसपास जो नियर में फिजिशियन है आसपास में, उनको जाके दिखाना है। उनको जाके दिखाएंगे तो वो कुछ गुर्दे के टेस्ट करेंगे, बेसिक टेस्ट होंगे। अगर उसमें क्रेटिनिन मार्जिन में आता है, सपोज कि 2 या 3 के आसपास आता है, तो उसमें इलाज संभव है शुरुआती दौर में। लेकिन अगर ये क्रेटिनिन ज़्यादा हो, सपोज 8, 10, 12 तक है, तो उस समय में डायलिसिस करनी पड़ जाती है। डायलिसिस से घबराना नहीं चाहिए। डायलिसिस बेसिकली क्या है कि किडनी का काम आर्टिफिशियल मशीन से किया जाता है। शरीर में किडनी है, 2 किडनी है, दोनों किडनी अगर काम नहीं कर रही है तो उस किडनी उसका जो प्रारूप है आर्टिफिशियल तरीका वो डायलिसिस मशीन है। डायलिसिस मशीन के द्वारा वो खून को साफ किया जाता है, वो भी टेम्परेरी मेजर है। तो जब गुर्दे खराब होने लगते हैं तो शुरुआती तौर पे इनिशियल स्टेज। तेज गर्मी के मौसम में एक बार फिर अल्मोड़ा के जंगल में आग धधकने लगे हैं। अल्मोड़ा जनपद में 76,000 हेक्टेयर वनों की आग पर काबू पाने के लिए विभाग ने 155 क्रू स्टेशन स्थापित किए गए हैं और सैकड़ों फायर वाचर टीम लगने के बावजूद भी जंगल धधक रहे हैं। हवालबाग विकास खंड के जंगलों के साथ विंसर, चौबटिया, कसारदेवी और काली मठ के जंगलों में भीषण आग लग रही है। आग से उठते धुएं के कारण पहाड़ों में धुंध छाई है। अल्मोड़ा वन प्रभाग डिवीजन में सीजन में अब तक 83 मामले दर्ज हो चुके हैं। इसमें 120 हेक्टेयर से अधिक जंगल भस्म हो गए हैं, जबकि सिविल सोयम डिवीजन में आग की 34 घटनाओं में 86 हेक्टेयर वन झुलस गया है। सीजन में आग के कारण अब तक 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देखिए, जितने भी हमारे घटनाएं होती हैं, चाहे वो आरक्षित वन में हो या सिविल वन में हो या वन पंचायत में, उसकी हम डेली रिपोर्ट भेजते हैं उच्च स्तर को। तो जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है हमारा, जो हम उच्च स्तर को प्रेषित किए हैं, उसके हिसाब से जो कुल घटनाएं हमारे डिवीज़न में हुआ है वो 81 है। और यदि हम एरिया की बात करें तो टोटल जो अफेक्टेड एरिया है वो 119
0.6 हेक्टेयर हुआ है, जिसमें आपको जैसा बताया मैंने कि आरक्षित वन भूमि भी सम्मिलित है, सिविल फॉरेस्ट। कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डबल इंजन की सरकार दावा करती है। बावजूद इसके अल्मोड़ा के कई पर्यटक स्थलों पर शासन और विभाग का ध्यान नहीं है। शासन और विभाग की अपेक्षा के कारण अल्मोड़ा का सिमतौला इको पार्क बदहाल हो गया है। करोड़ों की लागत से पर्यटन के लिए डेवलप किए गए सिमतौला इको पार्क में लगाए गए दर्जनों झूले देखरेख के अभाव में टूट गए हैं, जबकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ साहसिक एक्टिविटी भी बंद की गई है। ये सिमतौला जो इको पार्क है, इसमें अलग अलग समय पे कार्य कराए गए हैं और जैसा आपने कहा कि इसमें और इन्वेस्टमेंट और कार्य कराने की ज़रूरत है, तो इसके क्रम में मैं इस प्रभाग से इसको नगर वन योजना जो भारत सरकार की योजना है उसके तहत एक विस्तृत डेवलपमेंट के लिए इसकी। खबरों के सफर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ANB। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव में प्रदेश में करारी हार के बाद कांग्रेस अब आगामी निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में पंचायत राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित फरसवाड़ आज अल्मोड़ा पहुंचे। कांग्रेस कार्यालय में बैठक कर उन्होंने कार्यकर्ताओं से पंचायत स्तर और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। ललित फरसवाड़ ने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पूरे कुमाऊं का दौरा कर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया जा रहा है। साथ ही राहुल गांधी की सोच के अनुसार पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को मंच दिए जाने का भी काम किया जा रहा है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ये पहली बैठक है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार राहुल गांधी जी के साथ था और फिर उसके बाद लोकसभा के आसन्न चुनाव की वजह से मैं पूरे प्रदेश को समय नहीं दे पाया। तो इस समय पूरे प्रदेश के एक दौरे पर हम अपने पंचायत प्रतिनिधियों से, अपने जिला कांग्रेस कमेटी से और कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों से जो आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में एक विचार विमर्श है, उस संबंध में लगातार हमारा दौरा चल रहा है। और आज हमने कुमाऊं से इस यात्रा को शुरुआत करी है हल्द्वानी से, और इस समय अल्मोड़ा के बाद हम लोग चंपावत, पिथौरागढ़, डीडीहाट, फिर गढ़वाल के दौरे पर हम लोग इस यात्रा को लगातार जारी रखेंगे। और पंचायतों में ऐसे लोगों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं जो लगातार पंचायतों में अपना प्रतिनिधित्व, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनको कोई मंच नहीं मिल पा रहा। तो एक राहुल गांधी जी की जो एक सोच है आज, उस सोच को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को हम आगे लाकर जो है एक मंच देने का पूरा प्रयास राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के माध्यम से कर। हल्द्वानी में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग मानसून से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 की सड़क सुरक्षा के कार्य पूरा करने में जुट गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 में मानसून के समय डेंजर जोन में सड़क सुरक्षा सहित सड़कों को तत्काल खोलने के लिए सरकारी मशीनरी को भी एक्टिव करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिशासी अभियंता इंजीनियर परवीन कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग में सिविल वर्क और सुरक्षा कार्य तेजी के साथ कराए जा रहे हैं। बरसात के मौसम में हाईवे में भूस्खलन या अन्य खतरे को देखते हुए सुरक्षात्मक कार्य के साथ ही तत्काल मानसून में सड़कों को खुलवाया जा सके, इसके लिए संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। हमारे जुरिस्डिक्शन में NH 87 एक्सटेंशन है, जिस पे किलोमीटर 0 से लेकर 45 तक काम चल रहा है और उसमें बिटुमिनस वर्क चल रहा है जो मानसून प्रारंभ होने के दिन तक चलता रहेगा। उसके अलावा सिविल वर्क चल रहे हैं जिसमें मानसून से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिविल वर्क में बरसात होने से क्योरिंग होती रहती है। और बरसात में जो हमारे वल्नरेबल स्पॉट्स हैं सड़कों पे, उस पे परमानेंटली पूरे मानसून पीरियड के लिए मशीनें स्टेशन रहेंगी ताकि बंद होने की दशा में बहुत कम रिएक्शन टाइम लगे। इसकी तैयारी हमने कर ली है। कार्य तो पूरा प्रोजेक्ट हमारा है 0 to 45 और उसकी अनुबंध के अनुसार ही अभी समय सीमा बची हुई है
वो पोस्ट मानसून भी चलेगा, मानसून के दौरान रुक जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ विटुमिनस वर्क रह जाएगा तो उसे हम पूरा करेंगे। वैसे हमने लक्ष्य रखा है कि 15 जून से पहले विटुमिनस बंगाली विस्थापितों के लिए काम करने वाले पुलिन बाबू की 23वीं पुण्यतिथि पर क्षेत्र के तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्मृति दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाया। इस दौरान उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गोष्ठी का आयोजन किया गया। पुलिन बाबू स्मारक स्थल पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वक्ताओं ने कहा कि पुलिन बाबू ने देश भर के अलावा तराई में बसे बंगाली समाज के हक की लड़ाई को जीवन के अंतिम क्षणों तक संघर्ष किया। उनके संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता। आज हम परम श्रद्धेय स्वर्गीय पुलिन बाबू का आज 23वीं पुण्यतिथि है और उन्होंने बंगाली समाज के लिए अपने अंग वस्त्र भी त्याग कर दिए थे और उनका बलिदान पूरा समाज आज तक भुला नहीं पाएगा और हमारे लिए एक चुनौती है, जिसके तहत बंगाली महासभा की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग उनकी एक बहुत पुरानी मांग थी अनुसूचित जाति का दर्जा, उस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे और मेरी ये है कि उन्हीं का नाम लेके हम आगे बढ़ेंगे तो हम ज़रूर कामयाबी को पूर्ण करेंगे और हमारी कामयाबी जब होगी जब हम बंगाली को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाएंगे और कहीं ना कहीं पुलिन बाबू का सपना भी पूरा होगा। बंगाली समाज का गांधी कहे जाते थे और बंगाली समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व जो है वो न्यौछावर कर दिया था, इसीलिए उन्हें बंगाली समाज का गांधी कहा जाता है। और उन्होंने एक लंबी लड़ाई बंगाली समाज के उत्थान की लड़ी थी, जैसे बंगालियों को नागरिकता मिले, जाति प्रमाण पत्र मिले और अंतिम समय में बंगालियों के इस क्षेत्र जहाँ बंगाली बाहुल्य एरिया है, यहाँ भी तमाम ऐसी सुविधाओं के लिए वो लड़ते रहे। जैसे उनका एक मेन लक्ष्य था कि हॉस्पिटल का उच्चीकरण होए और हॉस्पिटल में एक एक्सरे मशीन हो, अल्ट्रासाउंड मशीन हो, लेडी सर्जन हो, ऐसी तमाम सुविधाओं के लिए आजीवन वो लड़ाई लड़ते रहे और इसी समाज के उत्थान के लिए उन्होंने सर्वस्व त्यागते हुए यहाँ तक कि उन्होंने कपड़े धारण नहीं किए थे। एक संकल्प उन्होंने लिया था कि मेरा समाज जब तक उन्नति के शिखर पे नहीं पहुँचेगा तब तक मैं अपने शरीर में कपड़े धारण नहीं करूँगा और अंतिम समय तक उन्होंने ऐसे ही अपना शरीर त्याग दिया। इसीलिए बंगाली समाज और इस समाज के उन्नयन के लिए उनका जो योगदान है वो कभी भूला नहीं जा सकता है। 4 मई को स्थानीय एक व्यक्ति ने कोतवाली कोटद्वार में दी गई तहरीर में बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी वीडियो एडिट कर अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर उससे करीब 3.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा आम जनमानस के साथ हो रही धोखाधड़ी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मणिभूषण श्रीवास्तव द्वारा गठित पुलिस द्वारा अथक प्रयासों के बाद बिलासपुर हरियाणा से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया। देश भर में एक्सटॉर्शन की एक गैंग एक्टिवली काम कर रही है, जो कि लोगों को व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं और वीडियो को मॉर्फ करके उनसे एक्सटॉर्शन करते हैं और पैसों की मांग करते हैं। इसी गैंग के द्वारा एक कोटद्वार निवासी के साथ धोखाधड़ी की गई थी। इस गैंग के द्वारा उक्त वादी के साथ कुल 3,54,000 का फ्रॉड किया गया था। वादी के द्वारा कोतवाली कोटद्वार में शिकायत हमारे पास दर्ज करवाई गई थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने इस गैंग के एक महिला सदस्य को हरियाणा से गिरफ्तार किया है और आज इस महिला को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अपने उत्तराखंड की खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।